नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम आपको वो खबरें, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो देश की स्थिति से आपको वाबस्ता करवा रही हैं। और देश की स्थिति से क्या हो सकता है, जो लोग इस वक्त हुंकार को देख रहे हैं, एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद इस स्थिति से रूबरू हो चुके हों, दो चार हो रहे हों। यानी अस्पतालों के चक्कर लगाने से मेरा मतलब है, यानी घर में अगर कोई बीमार है तो एक अदद आरटीपीसीआर का टेस्ट करवा देने से मतलब है। अगर स्थिति बिगड़ जाए तो ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने से मेरा मतलब है। लेकिन स्थिति को अब ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मा लेते हुए उन बैठकों का दौर शुरू किया, जिनमें पहले उन्होंने अधिकारियों से बात की, लेखा जोखा पूरा लिया। उसके बाद उन्होंने जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे जुड़े हुए लोगों से बात की, यानी उनसे भी एक मीटिंग हुई। और फिर बारी थी उन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने की जिनके राज्य कोरोना से प्रभावित है, जहां स्थिति ज्यादा खराब है। अब यहां तक तो बात ठीक थी। यहां हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री, जब अपनी बारी पर बात करने लगे तो उनका सेशन लाइव हो गया पब्लिक के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए। मीडिया कर्मियों के थ्रू पब्लिक के सामने वो कार्यक्रम लाइव हुआ। अमूमन क्या, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच कोई क्लोज डोर मीटिंग हो रही हो, बंद कमरे में किसी स्थिति को लेकर चर्चा हो रही हो, वो लाइव हो गई हो। और लाइव में एक बात आप समझ लीजिए, बाकियों को नहीं पता था। अरविंद केजरीवाल ने या उनके ऑफिस ने ये जानकारी बाकी मीडिया कर्मियों को दी, और हम भी इस बात को लेकर हैरत में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सीएम तो उस वक्त लाइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक पे होंगे, वो लाइव कैसे कर सकते हैं। बहरहाल ये सब जब हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं है। अब मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल यह है, आप में से बहुत लोग कह सकते हैं कि अरे लाइव हो गया तो क्या परेशानी थी। नहीं, परेशानी लाइव हो जाने में नहीं है, उसमें तो सवाल ही बाहर आए हैं, आपस में बातचीत ही बाहर आई है। मैं नियत की बात कर रही हूं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि पीएम के साथ किसी बैठक में अरविंद केजरीवाल ने अपना वाला हिस्सा मीडिया कर्मियों के लिए लाइव खोल दिया हो, देश के लिए लाइव खोल दिया हो। इस बार ऐसा क्यों करना पड़ा? सारे मुख्यमंत्री जो वहां पर बैठे थे, वो अपने राज्य में उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कहां तक स्थिति पहुंची है, ये बता रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी डिफरेंट मोड में नजर आ रहे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे। इससे कुछ दिन पहले वो आए थे और उन्होंने थैंक यू प्राइम मिनिस्टर कहा, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया था कि सरप्लस अमाउंट में ऑक्सीजन है। या फिर अरविंद केजरीवाल टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर अरविंद केजरीवाल अपनी दयनीय स्थिति को देश के सामने प्रकट करने की कोशिश कर। क्या मकसद क्या था? हम तो चाहते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं वो आए, हमें बताएं, पर ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, आपके बहुत से समर्थक हैं जो हमसे बात करना चाह रहे हैं और जो पक्ष रखना चाह रहे हैं। तो पहले आप आज दिन भर हुआ क्या और क्यों आज इस पर हुंकार भरनी पड़ रही है, आप रिपोर्ट देखकर समझिए। कोरोना के कोहराम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया। 4 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा इस बैठक में 6 विपक्षी पार्टियों के शासन वाले मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेना की तैनाती की मांग भी की। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। हर मुख्यमंत्री की तरह केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी, लेकिन केजरीवाल के बयान का सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आया।
उन्होंने इसे प्रोटोकॉल के खिलाफ बता दिया, जिसके बाद केजरीवाल ने माफी मांग ली। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे केजरीवाल की माफी के बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी एक बार फिर केजरीवाल को नाकाम मुख्यमंत्री बताने में जुट गई है। वहीं माफी मांगने के बाद केजरीवाल की तरफ से सफाई दी गई है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि मीटिंग का लाइव प्रसारण निर्देशों के खिलाफ है। जो लोग अब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अलका लांबा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राजीव रंजन जी प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। क्या मंशा रही होगी? ऐसा पहले कभी नहीं किया। ये लाइव करने के पीछे नियत थी या बदनीयत थी? देखिए रूबिका, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की छवि अपने पूरे राज्य में या देश में एक ईमानदार मुख्यमंत्री की है, और जो आज हुआ, हालांकि इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री से खुले शब्दों में माफी मांगी कि ये हमसे एक त्रुटि हो गई है। पर मैं समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय रूबिका जी ये है कि ये समय क्राइसिस का है, ये समय एक संकट का है। इस समय में प्रोटोकॉल और इस तरह की चीजों की अब मेरे ख्याल में जरूरत नहीं रही। अगर ये मीटिंग सीक्रेट होती है और इसके लिए कोई नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट है, कोई बॉर्डर इश्यू है, तो ये जरूर एक गुप्त मीटिंग होती है। पर आज हम किस दौर में हैं? आज लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, और इस तरह का बयान अगर सामने आता है, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हम आपके लिए ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहे हैं, अभी एयरलिफ्ट हो रही है, अभी ग्रीन कॉरिडोर से आ रही है, अब प्रबंध कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं देश में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इस चीज से कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी है। देश का प्रधानमंत्री और हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हमारी सेहत को लेकर के बहुत चिंतित है और काम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ पॉइंट है, आपकी बातों में पॉइंट है कि आज की तारीख में स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन किए। क्या प्रधानमंत्री के बीच में और सीएम के बीच में बातचीत हो रही है, वो रूबिका लियाकत भी जानना चाहेगी, रवि श्रीवास्तव भी जानना चाहेंगे, और कोई एक आम आदमी भी जानना चाहेगा। मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं, लेकिन दो लोग आपस में इस बात का ध्यान तो रखेंगे ना। मतलब मैं कोई रवि श्रीवास्तव को धोखा दे दूंगी कि आपस में हमारी बात हो रही है और उसे लाइव टेलीकास्ट कर दूंगी? ये तो धोखा हुआ ना। अब मैं चाहती हूं कि इस पे पहले ओपनिंग रिमार्क आ जाए, उसके बाद मैं आपसे इस मसले पर और ज्यादा आगे बात कर लूंगी। डॉक्टर पात्रा, प्रोटोकॉल की इस वक्त जरूरत है क्या? देश में लोग मर रहे हैं, रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं। देखिए रूबिका जी, पहले तो आपको और आपके हमारे जो यहाँ पैनलिस्ट हैं, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें, इसकी मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या बातचीत हुई वो लोग जानना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रावधान है। आप उसके बाद मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इन विषयों पे हमारी चर्चा हुई, मैंने ये विषय प्रधानमंत्री के सामने रखा और प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया। ये सारी चीज़ें हो सकती है, एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। और जो भी बातें प्रधानमंत्री के साथ होती है वो तो अरविंद केजरीवाल आके साझा करते ही हैं, मगर एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है, एक इन हाउस मीटिंग होती है, एक कैबिनेट की बैठक होती है, एक चीफ मिनिस्टर के साथ एक बंद कमरे की बैठक होती है, उसकी एक परंपरा होती है। और ये परंपरा कोई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तब से ये परंपरा स्थापित नहीं हुई है। ये हिंदुस्तान की संविधान की परंपरा जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, और केवल हमारा देश ही नहीं, विदेशों में भी जहां भी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वहां पर ये जो इन हाउस मीटिंग होती है उसकी लाइव प्रसारण कभी नहीं होता है। हाँ, फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर होता है, और जो फोटो अपॉर्चुनिटी होता है वो सर्व
सर्वसम्मति से होता है कि पहला 5 मिनट या पहला 2 मिनट कैंडल लाइटिंग तक, या जो 2-3 शब्द कहे जाएंगे पहले के, वो फोटो अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सब लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उनके प्रचार की भूख इतनी अधिक थी कि किसी को नहीं कह के ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी करके चुपके अपने ऑफिस में कैमरा लगाया और यह सारा कुछ प्रसारित किया। रूबिका जी, मैं पूछना चाहता हूं, यहां सभी लोग वयस्क बैठे हुए हैं, अच्छे लोग बैठे हुए हैं। हम अगर अपने परिवार को लेकर किसी विषय में मंथन कर रहे होते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, पत्नी कैसे ठीक हो जाएगी, ये विषय अगर हम घर के अंदर बात कर रहे होते हैं, क्या हम इसको फेसबुक लाइव करते हैं? घर के अंदर आप भी बहुत सारी बातें करती होंगी, हम सभी बहुत सारी बातें करते हैं, क्या हम ये सारी चीजें फेसबुक लाइव करते हैं? जो बातें हो जाती है उसके बाद जो दुनिया को बताना है वो फेसबुक लाइव करके ट्विटर के माध्यम से हम बताते हैं। भाई, हमारे मुखिया जरूर बातचीत कर रहे हैं, पर हम तो ये सारे परिवार हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ रवि श्रीवास्तव इसका जवाब दें, लेकिन उससे पहले अलका लांबा, आपको क्या लगता है ये क्योंकि आप तो बहुत नजदीक से जानती भी हैं, आपने उस पार्टी में रहकर उसके कल्चर को समझा है, किस तरीके से काम होता है, तो आज आप जब बात रखेंगी तो मुझे लगता है कि वो दो तरफ से क्रॉस चेक होगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल अगर ऐसा करेंगे तो क्यों करेंगे? अपनी दयनीय स्थिति दिखाने के लिए या कोई पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के लिए? रूबिका, मैं जितना जानती हूँ अरविंद केजरीवाल जी को, उन्हें ये समझ आ गया था कि लोगों के पर से जो भरोसा है वो लोगों का इनसे उठ रहा है। उस भरोसे को जगाने की इन्होंने एक नाकामयाब कोशिश की, जिसके जाल में खुद फंस गए। अब जनता की अगर बात करूंगी, जनता की इस हाई लेवल मीटिंग, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग पे नजर थी। उन्हें इनसे कोई लेन देन नहीं कि इस मीटिंग में हुआ क्या। उन्हें ये मतलब है कि क्या इस मीटिंग के माध्यम से उन्हें ऑक्सीजन मिल पा रही है या नहीं। हकीकत यह है कि गंगाराम अस्पताल में 25 लोगों ने दम तोड़ दिया पिछले 24 घंटों में। बत्रा हॉस्पिटल में 5 लोगों को अभी भी जरूरत है। क्या इस मीटिंग से मिल रहा है? अगर अरविंद केजरीवाल जी को पारदर्शिता की इतनी ही चिंता थी, तो हम तो कांग्रेस मांग कर रही है लिखित में कि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में दिल्ली के मुद्दों को लेकर जब जब मीटिंग हुई है उसे आप सार्वजनिक करिए। अरविंद केजरीवाल जी उसे मानने को तैयार नहीं है। हम दिल्ली कांग्रेस कह रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई और सार्वजनिक करिए, उसे वो करने को तैयार नहीं है। तो ये साफ सी बात है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हैं प्रधानमंत्री से सावरकर बनके। जब प्रधानमंत्री जी उन्हें उनकी गलती बताते हैं तो वो उनसे माफी मांगे सावरकर की तरह कि मुझसे गलती हो गई। मैं पूछना चाहती हूँ, दिल्ली से माफी कब मांगेंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर नो, 18 अप्रैल को रूबिका इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने नो दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की लिस्ट जारी की और बोला एक एक प्लांट पे मैंने अपना अधिकारी जो है वो खड़ा कर दिया है। लेकिन उसके बाद उस लिस्ट को डिलीट कर दिया गया और आज प्रधानमंत्री जी से मीटिंग में वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं है। सेना को बुलाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस अगर काम नहीं कर पा रही तो सेना पूछना चाहेंगे अरविंद जी आपके अधीन तो काम नहीं करेगी, प्रधानमंत्री जी के अधीन ही काम करेगी या राष्ट्रपति जी के अधीन काम करेगी? तो अगर सेना काम कर सकती है तो पुलिस से काम क्यों नहीं लिया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सब अडंबर रच के पूरा ध्यान जो है दोनों का मिला जुला खेल है कि ऑक्सीजन की हाहाकार है, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, लेकिन हाहाकार से ध्यान हटाकर मुद्दा ऑक्सीजन है, मुद्दा वेंटिलेटर, आईसीयू बेड है, मुद्दा आज बना दिया। प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में प्रोटोकॉल तोड़े गए। प्रोटोकॉल की बात वो भी ना करें तो बेहतर हो। ओके, समित पात्रा जवाब देंगे और रवि श्रीवास्तव भी देंगे, लेकिन राजीव रंजन जी ओपनिंग रिमार्क। भूपेश बघेल भी ये कह रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, सबसे पहले तो ये आना है कि अगर इस बैठक को सार्वजनिक नहीं किया जाना, इसको टेलीवाइज नहीं किया जाना, तो बगैर अनुमति के ये फैसला लेने का अधिकार बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं था। और कई तथ्यात्मक भूलें भी उन्होंने की। उन्होंने रेलवे का हवाला दिया ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में, लेकिन फिर रेलवे ने मना किया कि उन्हें इस तरह का कोई अनुरोध दिल्ली सरकार से नहीं मिला। तो ये कमोबेश एक जो पाखंडी राजनेता का चरित्र है अरविंद केजरीवाल जी ने कई अवसरों पर उसको जाहिर किया है। इसके पहले बिहार के मजदूरों को ट्रेन में बिठाने के नाम पर बहुत सारा हंगामा, उस दिन करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी उन्होंने ले ली थी कुछ पैसे के निवेश से, और उसकी भी
बाजाप्ता उन्होंने इनवॉइस रेज करके बिहार सरकार को भेज दिया। तो ये कोई बहुत हैरत अंगेज कारनामा उनका नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक के बीच जो अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे थे, ओके, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी को भी आपत्ति दर्ज करानी पड़ी। और मुझे ऐसा लगता है ये केवल माफी का मसला नहीं है। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं लघु भारत है दिल्ली, और वहां की जनता को कम से कम अरविंद केजरीवाल जैसे राजनेताओं का चेहरा रवि श्रीवास्तव जी, कठिनाई नहीं होगी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जितनी भी बातें अरविंद केजरीवाल वहां पर कह रहे थे वो तथ्यात्मक रूप से, रवि श्रीवास्तव जी, बिल्कुल ठीक नहीं थी। एयरलिफ्ट करवा दीजिए आप बाय एयर जो है हमें किसी तरीके से ऑक्सीजन। अरे अरविंद केजरीवाल को ये बात नहीं मालूम है कि आप इस तरीके से हवा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते हैं। जो सिलेंडर कल सेना की तरफ से भेजे गए हैं वो खाली सिलेंडर है। ऑक्सीजन की फिलिंग जो है या रिफिलिंग जो है वो नीचे जमीन पर आकर होगी। ड्रेन को लेकर उनके जितने भी तथ्य थे वो गलत थे। उनका पूरा फोकस था बस मैं लाइव चला जाऊं। रूबिका जी, थोड़ा सा मुझे भी जवाब दे देने दीजिए। पहली बात तो ये है कि ऑक्सीजन के बारे में आपने श्री मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम का बयान कल सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे अलोकेशन 377 मीट्रिक टन की गई, मगर आपूर्ति मुझे केवल 170 मीट्रिक टन की गई है। मेरा 201 मीट्रिक टन का मेरे पास डेफिसिट है। मेरे अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ पे, भाजपा के प्रवक्ता अभी कल परसों ये कह रहे थे कि हमने जो अलोकेशन, जो गैस है 6,750 मीट्रिक टन है, हमने अलोकेशन 6,800 मीट्रिक टन की कर दी है और अलोकेशन हो गई है। रूबिका जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो आदमी जिसकी सांसें उखड़ रही हैं अस्पताल में, वो अलोकेशन देखेगा या उसे गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए? उसकी जान खतरे में पड़ी हुई है और हम बोल रहे हैं कि हम ऑक्सीजन आपको अलोकेट कर चुके हैं। अरे श्रीवास्तव जी, तो फिर क्या? नहीं, आप मुझे बताइए। अरे मैं समझ गई आप एलोकेशन हो गया ना। आप क्या चाह रहे हैं? केंद्र की तरफ से क्या चाह रहे हैं? क्या होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंच जाए? नहीं, देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ रूबिका, मेरी एक बात सुन लीजिए कि हर चीज देश में इस समय ऐसे हो रही है जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट है। ये नी जर्क रिएक्शन है। यहाँ पे बैंडेड लगा दो इमीडिएटली। ये यहाँ पे फाइटिंग हो रही है। प्लान नहीं है मैडम, प्लान नहीं है। प्लान समझ में आ रहा है और जब सब समझ में आ रहा है सर, हमें दिख रहा है। मैं कह रही हूँ सब कुछ दिख रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, सबसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये नियत मुझे अरविंद केजरीवाल की नहीं साफ लगी और इसीलिए ये सवाल पूछना जायज है और जरूरी है। संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल तू मैं करना नहीं चाहता हूं, मगर कुछ तथ्यात्मक बातें यहां पेश करना आवश्यक है। नंबर 1, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो आप मैनिफेस्टो उठा के देखिए, क्या लिखा था? 30,000 बेड हम यहां ऐड करेंगे, प्रत्येक 1,000 व्यक्ति में 5 बेड होंगे। हम यहां पर हजारों डॉक्टरों को ऐड कर देंगे। हम प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपए मेडिकल पे खर्चा करेंगे। इतने सारे 1,000 आईसीयू बेड ऐड कर देंगे। एक भी बेड, कुल मिलाकर के पूरे दिल्ली में 200 बेड का इजाफा हुआ है विगत 5 वर्षों में। कहां 30,000 का आपने प्रॉमिस किया, कहां 200 बेड? आपने कहा 18 पीएसए अर्थात हम जो है प्लांट लगा देंगे ऑक्सीजन के। कहां एक भी सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। एक भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने में सक्षम क्यों नहीं हुए? नंबर 1। नंबर देखिए रूबिका जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, आप इनको कहिए। ये बिल मैंने इनको पूरा सुना हूं, मैं इनको पूरा सुना हूं और मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं। ये चिल्लाना, इनको बोलिए चिल्लाएंगे नहीं, इनको कहिए ये चिल्लाएंगे नहीं, इनको कहिए रवि जी, आई प्रॉमिस मैं आपको पूरा मौका दूंगी अपनी बात रखने के लिए, लेकिन एक दूसरे पर चीखते नहीं है। ये वो वक्त नहीं है, ये वो वक्त नहीं। रवि जी, आप भी जानते हैं आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि देश में किस तरीके से कोरोना की स्थिति से निपटना है। इस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उस बात के अंश को लाइव अगर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो किस मकसद से कर रहे हैं? खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चूंकि संबित पात्रा आपसे वादा किया था, शुरुआत आपसे कर रही है और इस बीच मुझे बड़े मैसेजेस आ गए कि मैंने आपको गलत नाम से पुकार लिया।
कल दरअसल गौरव भाटिया से बड़ी तू मैं हुई थी और वो जहन में रहे, लेकिन संबित पात्रा आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। नहीं, गौरव भाटिया भी भाई हैं, कोई बात नहीं है उसमें, मगर विषय पे आते हुए रूबिका जी, मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें कहा गया था मूवी का अर्थ होता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद है, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। आप जानती हैं विगत एक वर्ष में कोरोना के समय अरविंद केजरीवाल ने 293.80 करोड़ रुपए केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किया है, और एक महीने विगत वर्ष मार्च में एक महीने में 104 करोड़ रुपए खर्च किए। आप टीवी ऑन करिए, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, सुनिए जी, कहां से आवाज निकालते हैं पता नहीं, सुनिए जी हम सबको मिलके लड़ना है। ठीक है, मिलके लड़ना है तो इस प्रकार से तो क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़नी है ना। क्रेडिट की लड़ाई लड़ते लड़ते आज उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, ये फेक और झूठी खबरों को चला करके कि मैं सब कुछ कोशिश कर रहा हूं, दूसरे नहीं कर रहे हैं, आप बताइए आखिर ये क्या। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, और मैं अंत में कहना चाहूंगा आज उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हुई है, आज उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, इसीलिए राहुल गांधी की तरह माफी मांग रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है, दोनों हाथ जोड़ के राहुल गांधी पहले माफी मांग चुके थे और अरविंद केजरीवाल माफी मांग रहे हैं। एक तीर से दो निशाने हैं। आपने अलका लांबा के पहले वक्तव्य का रिबटल दिया, अलका जी भी कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन रवि श्रीवास्तव जवाब दीजिए। देखिए रुद्रा, पहली बात तो ये कौन से विषय पे बात हो रही है और ये कौन से विषय पे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। देखिए मित्र, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता। 293 करोड़ में 30,000 बेड हो जाता रवि जी। देश के तमाम डॉक्टर इस समय रवि श्रीवास्तव की बारी में आपने मगर कुछ लोग जो है वो चैनलों पे बैठ के चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मित्रवर, मेरे को आप सिर्फ इतना बता दीजिए, वो चिंता मत करिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी बात बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप तो जहर फैला रहे हैं, झूठी न्यूज फैला रहे हैं। रुक जाइए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले एक वर्ष में सरकार ने क्या किया। 166 ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले थे, सिर्फ 33 प्लांट लगे। आज ऑक्सीजन के लिए दिल्ली नहीं पूरा देश त्राही कर रहा है। लोग रेमडेसिविर के लिए मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन के लिए मर रहे हैं। आपको मालूम है देश के हालात का क्या है, अंदाजा है आपको? इन सब के लिए जिम्मेदार केजरीवाल है क्या? केजरीवाल की बात तो सिर्फ एक राज्य के लिए है, छोटे से राज्य के लिए है। आप देश की हालत पे जवाब दीजिए ना, मुझे क्या होता है। आप वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे थे, रेमडेसिविर केजरीवाल जी ने, आपने क्या किया? साल भर में सिर्फ ऑक्सीजन के नहीं। रूबिका जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ये आत्मनिर्भर बनाया देश को आपने, आज झोंक दिया देश को आपने। संबित पात्रा, आप अलका जी भी अभी अपनी बात रखेंगे और फिर दोनों का मिलकर जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही है कि नहीं है, है ना? अलका जी आप पहले अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं संबित पात्रा से बात करूंगी। रूबिका जी, थैंक यू रूबिका। लोग क्या जानना चाहते हैं, आपके दर्शक, ये तू मैं इन लोगों की नहीं, तब जानते हैं केंद्र शासित राज्य है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों की जिम्मेदारी थी पूरी तरह से, दोनों फेल हुए हैं। 20,000 रुपया मांगा जा रहा है प्रयागराज, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20,000 रुपया रिश्वत शवों को जलाने के लिए, वीडियो वायरल हो रहा है। अब दिल्ली के अंदर 750 टन ऑक्सीजन चाहिए रोजाना, 750 टन, वायदा हुआ है 480 का, मिल रही है 350 टन, कुछ घंटों में खत्म होने वाली है ऑक्सीजन। अब टीके की बात करें, हमारे मुख्यमंत्रियों ने कहा केंद्र को टीका मिलेगा 150 रुपए में, राज्यों को मिलेगा 400 रुपए में, निजी अस्पताल 600 रुपए में, यानी कि 2 डोज लगेंगी तो केंद्र लगाएगा 300 में, राज्य लगाएंगे 800 में, निजी में लगेगा 1200। तो इस पे हमारे मुख्यमंत्री ने चिंता की। लोग इस पे जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन मुफ्त होगी। आज बंगाल के अंदर ये जुमला गढ़ने गए हैं, ये भूल गए कि बिहार में आप कह कर आए थे हम बिहार को मुफ्त वैक्सीन देंगे और सबको देंगे। आज वही जुमला बंगाल में गढ़ रहे हैं। क्या बिहार पूरा वैक्सीन हो गया, फ्री में हो गया? ये जुमले बंद करें, इन्हें के तमाशा खत्म करें अपना। पूरी दिल्ली और देश मौत की कगार पर है। आज सेना की मदद आपको लेनी पड़ रही है, और वो वैक्सीन जिसे राहुल गांधी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिखित में कहा था
आप इमरजेंसी की दवाओं के लिए इजाजत दीजिए। राजीव जी, सिर्फ टाइम लगाया, कुछ कहना चाह रहे हैं तो ये श्रेय ना ले देखिए, खुद श्रेय लेने के बिहार की सरकार को आज आपको मानना तो पड़ा, आपने बिहार की सरकार को ये श्रेय हासिल है दिया है कि अगर चुनाव के समय सप्लाई चेन, आप सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात रख दी, अब तो दूसरों की बारी है ना। कीजिए, आज उड़ीसा और बंगाल से दिल्ली तक ऑक्सीजन आनी है, वो जो सप्लाई चेन है। अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, आप ही कह रहे थे ना, आप ही कह रही थी ना कि तू मैं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं चाहती, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राजीव रंजन की वजह से 20 सेकंड। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार में अगर एनडीए ने वादा किया कि हम लोगों को मुफ्त वैक्सीन देंगे, तो मुफ्त वैक्सीन का फैसला पहली कैबिनेट में राज्य सरकार ने लिया। अरे अभी तो आप आई हैं, आप पार्टी से, आपका अनुभव दोनों पार्टियों का है। अब रुक जाइए ना, आप तो दोनों पार्टियों का अनुभव साझा कर सकती है। अरविंद केजरीवाल जी का भी अनुभव साझा कीजिएगा, कुछ दिनों में कांग्रेस छोड़ेंगी, उसका भी अनुभव दूसरी पार्टी में जाकर हम बताएंगे। अलका जी गलत बात है, अलका जी गलत बात। आपने सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब लेने का मौका दीजिए ना। उन सवालों के सवाल ही सवाल रह जाएंगे तो फिर जनता के पास क्या जाएगा? राजीव रंजन जी देखिए, 20 सेकंड में सर आप जवाब खत्म कीजिए। ऑक्सीजन है, शर्म करिए। अलका जी पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए। शर्म करिए, अपना मुंह काला करिए, अब आप कीजिए, अब रुक जाइए। अब आप मर रहे हैं, इस घटिया आदमी को ये चिंता है अलका कांग्रेस में रहेगी या आप में रहेगी? नहीं, इन घटिया लोगों को बदतमीजी से बात मत कीजिए, बदतमीजी से बात मत कीजिए, बिल्कुल बदतमीजी से बात मत कीजिए। शर्म कीजिए, बिहार के लोगों से वायदा नहीं अलका जी, एक सेकंड, नहीं, अगर शर्म करनी है तो सबको करनी है, शर्म करनी है तो हम सबको करनी है। इसमें इकलौते राजीव रंजन नहीं होंगे, इकलौती केंद्र की सरकार नहीं होगी, फिर शर्मिंदा होकर हम सबको सर झुका देना चाहिए। संबित पात्रा, नहीं, अलका जी प्लीज, मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ। नहीं, इस तरीके से नहीं। राजीव रंजन जी, अलका जी, मैं आप दोनों की आवाज को कम कर रही हूँ। संबित पात्रा, ओके। देखिए, यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए, मैं उसका तथ्यात्मक जवाब दे देता हूँ ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े। यहाँ कहा गया कि टीके दो रेट में बेचे जाएंगे, फेक न्यूज़ है। आप देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल अपना जारी किया है वक्तव्य कि दोनों को टीके एक ही रेट में, राज्य को और केंद्र सरकार को, दोनों को टीके एक ही रेट में मिलेंगे, 400 रुपए के भाव से मिलेंगे। जो 150 रुपए के भाव से पहले दिया गया था, वो पहले 100 मिलियन डोजेस के लिए थी, वो हमेशा के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो रिस्क टेकिंग प्राइस था। जिस समय एफिकेसी का स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ था, उस समय का प्राइस था। अभी जो नए प्राइस होंगे वो केंद्र के लिए भी जो होंगे, राज्य के लिए भी वही होंगे। दूसरी बात, ऑक्सीजन को लेकर जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी यहां पर झूठ फैला रही है, मैं आज कष्ट के साथ कह रहा हूं कि सुबह भी कहा गया, पहला आया वक्तव्य की जो 30 मरीज हमारे उनकी मृत्यु हुई गंगाराम में, वो ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हुई। बाद में डॉक्टर राणा जो कि गंगाराम के चेयरमैन है, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज है, ये गलत न्यूज है, ऑक्सीजन की कमी हुई है मगर उसके कारण मृत्यु नहीं हुई है, शाम तक हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन हमारा आ रहा है। तीसरी बात, जाम कौन कर रहा है? ये सारे किसानों को लाके ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी वहां बॉर्डर पे बैठाए हुए हैं, जाम हो रहा है उसके कारण से। आप किसानों को लाकर वहां बैठाकर बोल रहे जाम हो रहा है। आप किसानों को, आप आड़तियों को लाकर बैठाएंगे वहां पर और कहेंगे जाम हो रहा है। आप किसानों को कहिए पहले वापस जाएंगे। आप यहाँ पर राजनीति करना बंद करिए, राजनीति करना बंद करिए। और बंगाल का, ये सबके बीच में बोलती है रूबिका जी, ये क्या बात है? ये सबके बीच में क्यों चिल्लाती हैं? गंगाराम के चेयरमैन ने कहा है ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई है। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं कि ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ बोल रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये महिला बिल्कुल झूठ बोल रही है कि ऑक्सीजन के कारण लोगों की मौत हुई है। खुद गंगाराम की डॉक्टर ने बोला है ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई है। इनकी आवाज को कम करिए। ये तो माँ बेटे दोनों स्मगलर हैं। ये स्मगलर की पार्टी क्या हमसे पूछ रही है हिसाब किताब? अरे बैठे बैठे दोनों स्मगलर, माँ बेटे स्मगलर हैं। डकैतों की पार्टी हमसे हिसाब किताब पूछने चली है। बैठ जाओ। डकैतों की पार्टी हमसे चली है पूछने के लिए हिसाब किताब क्या होगा। आप देखिए, ये पीएम केयर्स के माध्यम से DRDO के 500 बेड का हॉस्पिटल खोला गया है दिल्ली में। अरे मैं तो बीच में नहीं बोलता हूँ, ये क्यों चिल्लाती है बीच में? शांत हो जाइए। संबित पात्रा, अलका जी, संबित पात्रा, मैं तो शांति हूँ, इनको शांत करिए।
एक सेकंड अलका जी, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा आपको छत्तीसगढ़ के लिए क्यों नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं आ रहा है, पंजाब के लिए क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है अलका जी? पहले तो बताइए, माफी अलका जी मिलकर काम कर रहे हैं ना, अब आप कह दीजिए। सेंट्रल सप्लाई होनी है, ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई होनी है, वेंटिलेटर सेंट्रल सप्लाई होनी है, आपकी वेंटिलेटर जिस लहजे में ये बात करती है लोगों के साथ, सर ये बात करने की तमीज है। सर मुझे आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा अगर इस तरीके से आप बात करेंगे। आप सबको मिलकर काम करना, फेडरल स्ट्रक्चर के माने क्या होते हैं, क्या होते हैं? केंद्र के साथ मिलकर राज्य को काम करना होगा। लेकिन आप अगर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे और कहेंगे नहीं सब तो एक ही जगह पर हम लोग निशाना साधेंगे, तो कैसे आदमी बच पाएगा?